देखो ये यूनिट 2 का नाम क्या है, रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स या रिलेशन ऑफ पार्टनर्स। अभी देखो पार्टनरशिप के डेफिनेशन में हम लोगों ने समझा था कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सो बेसिकली यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है पार्टनरशिप को फॉर्म करने का, वो है उन लोगों के बीच का रिलेशनशिप जिन्होंने डिसाइड किया है कि वो साथ में मिलके बिजनेस करेंगे और उस बिजनेस का प्रॉफिट्स शेयर करेंगे। और ये जो बिजनेस करेंगे उसको करने का हक सारे पार्टनर्स के पास है और हर एक पार्टनर उसके बाकी पार्टनर्स के एजेंट की तरह बिहेव करेगा और उनके बिहाफ में, बाकी पार्टनर्स के बिहाफ में बिजनेस डिसीजंस लेगा जो बाकी पार्टनर्स के ऊपर भी बाइंडिंग रहेंगे। तो अभी यहाँ पे सिंस दिस एंटायर थिंग अराइजेस आउट ऑफ अ रिलेशन and the nature of this relationship is of a contractual nature, voluntarily partners मिलके राइट ये पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं। तो देखो बहुत लॉजिकल चीज है, अगर आपको कोई पार्टनरशिप की ऑफर देगा तो आप उसके साथ पार्टनरशिप करना डिसाइड कब करोगे, व्हेन यू हैव अ ट्रस्ट ऑन दैट पर्सन। अगर किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो क्या उसके साथ आप पार्टनरशिप करोगे, नहीं। अभी जब हम ट्रस्ट एलिमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो एक बिजनेस में ट्रस्ट क्या होता है, एक बिजनेस में ट्रस्ट ये होता है कि जिसके साथ मैं काम करूं वो प्रॉपर डेडिकेशन के साथ मेरे साथ वो बिजनेस में इन्वॉल्व रहेगा, ही विल वर्क इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ आवर बिजनेस राइट, और कोई जोलजाल नहीं करेगा, बिजनेस डीलिंग्स में ट्रांसपेरेंसी रखेगा राइट। सो दीज आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव राइट विच यू मे थिंक व्हाइल यू आर एंटरिंग इनटू अ बिजनेस पार्टनरशिप विद समवन। तो यहाँ पे देखो पार्टनरशिप एज अ कॉन्ट्रैक्ट इट इज ऑल्सो अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट। ये क्या है, इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट बिकॉज म्यूचुअल ट्रस्ट के बिना पार्टनरशिप का रहना पॉसिबल नहीं है। और ये ट्रस्ट को बरकरार रखने के लिए क्या जरूरी है कि हर एक पार्टनर, देखो नाउ दे इंडिविजुअल जब हम होते हैं ना तो हमारा इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है, बट जब हम एक पार्टनरशिप कर लेते हैं तब पार्टनरशिप में क्या होता है, टीम इंटरेस्ट। लाइक द इंडियन क्रिकेट टीम, इंडिविजुअल प्लेयर्स के परफॉर्मेंस इतने मैटर नहीं करते, क्या मैटर करता है कि टीम मिलके खेले और मैच जीते। फिर किसने सेंचुरी बनाया और किसने कितने विकेट्स लिए, दैट इज नॉट अ वेरी बिग थिंग। व्हाट यू नीड टू सी इज दैट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीम शुड बी अचीव। तो यहाँ पे पार्टनरशिप में भी 3 की प्रिंसिपल बोले गए जो रिलेशनशिप को गवर्न करेंगे। पहला बोला कि दे शुड वर्क टुवर्ड्स द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, मतलब जब आप पार्टनरशिप में मिलके एक साथ बिजनेस कर रहे हो तो हर एक पार्टनर की ये ड्यूटी है कि वो कॉमन इंटरेस्ट के बारे में सोचे और उसके एक्ट ऐसे होने चाहिए राइट जो कि कॉमन इंटरेस्ट को प्रमोट करे। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, ही शुड वर्क टुवर्ड्स द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। सेकंड, ही शुड बी जस्ट एंड फेथफुल, मतलब कुछ चीज कंसील करे या अलग से अपना साइड में कुछ काम करने लगे वैसा नहीं करना है राइट। ही शुड बी जस्ट एंड फेथफुल टू द अदर पार्टनर्स। एंड फाइनली ही शुड रेंडर ट्रू एंड फुल अकाउंट्स, मतलब जो भी बिजनेस डीलिंग कर रहा है ना उसका सही और पूरा अकाउंट बाकी पार्टनर्स को दे। सो बेसिकली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि भाई समझो कि मैं किसी को गुड्स बेच कर आया एज अ पार्टनर, मैंने उसको प्राइस लगाया लेट्स से 55, बोला हम इनवॉइस करेंगे आपके ऊपर 50 के दाम में 5 रुपया अलग से मेरे को दे देना राइट। इस तरह की कोई डीलिंग, साइड डीलिंग्स नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे व्हेन वी टॉक अबाउट जनरल ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, देखो 3 की वर्ड्स मेरे को हमेशा याद रखने हैं। पहला कीवर्ड क्या है, दैट द बिजनेस ऑफ द फर्म शुड बी कंडक्टेड टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज बिकॉज पार्टनरशिप इज अ टीम। एंड यहाँ पे जब हम बिहेव करेंगे हर एक टीम के प्लेयर को कैसे काम करना है, टुवर्ड्स द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। बी जस्ट एंड फेथफुल, मतलब सबके बीच में भरोसा होना चाहिए राइट, सबके बीच में भरोसा होना चाहिए। एवरीबडी शुड बी सिंसियर एंड डेडिकेटेड टू द टीम। एंड फाइनली ईच पार्टनर शुड रेंडर ट्रू एंड फुल information of all things affecting the firm to any partner or his legal representative। मतलब देखो दोनों बोला कि पार्टनर जब मौजूद है तब उस सारे एक पार्टनर बाकी सारे पार्टनर को ट्रू एंड फुल अकाउंट रेंडर करेगा। समझो किसी पार्टनर का डेथ हो गया
तो अभी डेथ होने के बाद जिस पार्टनर का डेथ हुआ है उसका शेयर किसको मिलेगा, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। तो बोला लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी फूल नहीं करना है, राइट। यू नीड टू रेंडर द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑल्सो ट्रू एंड फुल अकाउंट ऑफ द अफेयर्स कंसर्निंग द पार्टनरशिप बिजनेस। क्लियर है। तो 3 वर्ड्स हम हमेशा याद रखेंगे व्हेन वी आर राइटिंग अबाउट द जनरल ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। क्या क्या है, दैट द पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस to the greatest common advantage, be just and faithful towards each other, render true and full information of the affairs affecting the firm, right, to the other partners and also to the legal representative of the deceased partner. फिर second point, duty to indemnify loss caused to the firm. अभी देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी एक पार्टनर के नेग्लिजेंस के वजह से, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, किसी एक पार्टनर के नेग्लिजेंस के वजह से अगर फर्म को लॉस होता है, बिकॉज देखो व्हेन अ पार्टनर इज एक्टिंग फॉर हिमसेल्फ, ही इज एक्टिंग फॉर द अदर पार्टनर्स एज वेल। तो जब एक पार्टनर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम कर रहा है एंड हिज बिहेवियर इज आइदर नेग्लिजेंट और फ्रॉडुलेंट, कैसा, नेग्लिजेंट और फ्रॉडुलेंट, और उस वजह से सामने वाली पार्टी किसके ऊपर क्लेम करेगी, फर्म के ऊपर, राइट, नॉट ऑन द इंडिविजुअल पार्टनर, किसके ऊपर, फर्म के ऊपर, बिकॉज द एंटायर फर्म विल बी लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द पार्टनर। बट ये जो लेट्स से क्लेम हुआ फर्म के ऊपर, ये क्यों हुआ, बिकॉज एक पर्टिकुलर पार्टनर ने लेट्स से मिसकंडक्ट किया, फ्रॉडुलेंट मैनर में, नेग्लिजेंट मैनर में बिहेव किया। तो देखो थर्ड पार्टी किसके ऊपर क्लेम करेगी, फर्म के ऊपर। द फर्म, द एंटायर फर्म, द ऑल द पार्टनर्स आर लायबल टू द थर्ड पार्टी। पर once the firm meets its liability, the other partner will have a claim against the partner जिसने मिसकंडक्ट या नेग्लिजेंस किया। एब्सोल्युटली क्लियर। मतलब अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल बोले तो समझो कि यहाँ पे ए बी सी डी 4 पार्टनर है। डी ने मिस्टर एक्स के साथ किसी डीलिंग में फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की नेग्लिजेंस किया, मिसकंडक्ट किया, तो एक्स किसके ऊपर क्लेम करेगा, ए बी सी डी, मतलब ही विल हैव अ क्लेम ऑन दी फर्म। तो फर्म क्या करेगी, एक्स को मेक गुड करेगी उसका लॉस। उसके बाद नेग्लिजेंट कौन था, डी, ए बी एंड सी विल हैव अ क्लेम ऑन डी, कि भाई तुम्हारे नेग्लिजेंस के वजह से, तुम्हारे मिसकंडक्ट के वजह से जो हमें लॉस हुआ उसका तुम्हें मेरे को कॉम्पनसेशन देना होगा। इसको बोलते हैं राइट टू बी इंडेमनिफाइड। क्या बोलेंगे, राइट टू बी इंडेमनिफाइड। अभी इंडेमनिफाई का मतलब क्या होता है, इंडेमनिफाई का मतलब होता है मेक गुड लॉस सफर्ड बाय द अदर पर्सन। मतलब जब हम इंश्योरेंस खरीदते हैं ना, लेट्स से हमने कार इंश्योरेंस खरीदा या मे बी फायर इंश्योरेंस खरीदा, तो ये जो इंश्योरेंस होता है इट इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। 2 पार्टीज होगी, एक इंश्योरर होगा, दूसरा इंश्योर्ड होगा। इंश्योरर मतलब हमारा LIC, GIC, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी के नाम सुने होंगे, दोज आर इंश्योरर। जो पॉलिसी खरीदेगा, जो इंश्योरेंस खरीदेगा, उसको क्या बोलेंगे, इंश्योर्ड। This contract between the insurer and the insured is known as the contract of indemnity. Because जो insurer है वो क्या अंडरटेक कर रहा है, हम इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करेंगे ना, उस प्रीमियम के बदले इंश्योरेंस कंपनी क्या अंडरटेक कर रही है कि अगर तुम्हें इंश्योर्ड इवेंट के वजह से लॉस होता है तो वो लॉस का हम तुम्हें कॉम्पनसेशन देंगे। सो बेसिकली इंडेमनिफाई करने का मतलब क्या हुआ, किसी दूसरे के लॉस की भरपाई करना, राइट, किसी दूसरे ने जो लॉस सस्टेन किया है उसकी भरपाई करना, दैट इज नोन एज टू इंडेमनिफाई। क्लियर है। तो क्या बोला, every partner shall indemnify the firm, right, every partner shall indemnify the firm, और firm बोले तो collectively all the partners are known as firm. तो every partner shall indemnify the firm for any loss caused to it मतलब caused to the firm by his fraud, किस कारण, by his fraud in the conduct of the business of the फर्म। मतलब डी ने कुछ फ्रॉड किया, राइट, डी ने कुछ फ्रॉड किया, बट डी कौन है, एजेंट ऑफ द फर्म, बिकॉज ही रिप्रेजेंट्स द फर्म। तो थर्ड पार्टी किसके ऊपर क्लेम करेगी, ऑन द फर्म, राइट, थर्ड पार्टी किस पे क्लेम करेगी, ऑन द फर्म। हु हैज टू मीट दिस लायबिलिटी, द फर्म। बट फिर इंटरनली
the other partners will have a claim on the partner जिसने fraud किया. Absolutely clear? Partner committing fraud in conduct of the business of the firm must make good the loss sustained by the firm by his misconduct, and the amount so bought in the partnership should be divided between the पार्टनर्स. एब्सोल्युटली क्लियर. तो किसी एक पार्टनर के फ्रॉडुलेंट एक्ट के वजह से अगर फर्म को कोई लॉस होता है तो उस पार्टनर की ये जिम्मेदारी है, किस पार्टनर की, जिसने फ्रॉड किया है. किसने? जिसने फ्रॉड किया है, कि वो फर्म को इंडेमनिफाई करे और जो पैसा फर्म के पास आएगा वो किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा? अमॉन्ग दी पार्टनर्स. एब्सोल्युटली क्लियर. देन डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम. मतलब देखो, जो पार्टनर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज होगी ना, कि पार्टनर्स की क्या राइट्स रहेंगे, पार्टनरशिप बिजनेस में क्या पार्टनर्स की ड्यूटीज रहेगी, दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट विद द पार्टनर्स हैव मेड बिटवीन देम. सो बेसिकली ये जो रिलेशंस इनके गवर्न होंगे वो कौन से बेसिस पे होंगे? उन्होंने अपने बीच में क्या अग्री किया है, राइट? उन्होंने अपने बीच में क्या अग्री किया है, उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होंगे. अभी देखो यहाँ पे है ना, क्या है ना, कि ये जो पार्टनरशिप एक्ट पार्टनर्स के कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज बताता है, राइट? पार्टनरशिप एक्ट क्या करता है? पार्टनर्स के कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज बताता है. बट पार्टनर्स के पास ये पावर है that by agreement between them they can alter or change those rights and duties, right? मतलब आप लोगों को पता होगा क्योंकि अकाउंट्स में आपने किया है. पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि भाई पार्टनर को कोई इंटरेस्ट या कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलना चाहिए, बट फिर भी तो देते हैं ना. क्यों देते हैं? बिकॉज पार्टनर्स ने अपने बीच में अग्री कर लिया है. क्या पार्टनर्स ने अपने बीच में अग्री कर लिया है कि इतना इंटरेस्ट या इतना रेम्यूनरेशन मिलेगा. फिर पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप के डेफिनेशन में बोला ना, कैरिड ऑन बाय ऑल, मतलब सारे पार्टनर्स को राइट है कि वो बिजनेस के कंडक्ट में पार्टिसिपेट करे. फिर उस डेफिनेशन ने बोला कि हर एक पार्टनर बाकी पार्टनर्स का एजेंट है. फिर भी तो हमने लास्ट सेशन में टाइप्स ऑफ पार्टनर में एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर डिस्कस किया था ना. स्लीपिंग पार्टनर क्या कंडक्ट में पार्टिसिपेट करता है बिजनेस में? नहीं. व्हाई? बिकॉज बाय अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स दे हैव अग्रीड कि कुछ पार्टनर्स एक्टिव है, कुछ पार्टनर्स स्लीपिंग है. एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस. तो देखो, जनरल राइट्स एंड ड्यूटीज कैसे डिफाइन होंगे? इट विल बी डिफाइंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स. कैसे डिफाइन होंगे? बाय द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स. कि भाई अगर तुमको उनके जनरल राइट्स एंड ड्यूटीज देखने हैं तो तुम उनके बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रेफर करो. And such contract may be express or may be implied from the course of dealing. Express मतलब oral हो सकता है, writing में भी हो सकता है, या normal course में जिस तरह से वो सालों से behave करते आ रहे हैं उनके dealing के nature से उनके rights and duties आप पता कर सकते हो. अभी देखो, एक बहुत important चीज है कि हमने क्या बोला ना कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट. क्या है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट. एंड ध्यान से सुनना, एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट ईच पार्टनर, ध्यान से सुनो, ईच पार्टनर शुड वर्क टुवर्ड्स द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, राइट? ईच पार्टनर शुड वर्क टुवर्ड्स द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज. तो अभी एक बात समझो कि 4 पार्टनर्स है, वो मोबाइल फोन का खरीद बेच का काम कर रहे हैं. देयर आर 4 पार्टनर्स A, B, C, D. वो लोग किस बिजनेस में है? मोबाइल फोन के परचेज सेल के बिजनेस में है. अभी D है ना, वो भी अलग से अपना एक मोबाइल फोन का बिजनेस कर रहा है. क्या कर रहा है? अलग से एक अपना खुद का मोबाइल फोन का बिजनेस कर रहा है. तो देखो, D जब किसी कस्टमर के पास जाएगा कि भाई हम इसको गुड्स बेच के आए, अगर कस्टमर से उसको ऑर्डर मिलता है तो वो क्या चाहेगा बताओ ना? पार्टनरशिप के नाम पे ऑर्डर ले या खुद के नाम पे ऑर्डर ले? क्यों खुद के नाम में ले? बिकॉज पार्टनरशिप के नाम पे ऑर्डर लेंगे ना तो प्रॉफिट 4 पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाएगा, और अगर खुद के नाम पे लेंगे तो क्या होगा? मेरे को सारा प्रॉफिट मिलेगा. तो अगर पार्टनर्स जो कि बिजनेस कर रहे हैं किसका? मोबाइल फोन का, अगर इंडिविजुअल पार्टनर भी अपने नाम पे वो बिजनेस करे
विल ही बी वर्किंग टुवर्ड्स द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज? क्या बायस आएगा वहां पे? यस, बायस आएगा। क्यों? बिकॉज वो चाहेगा ना सारा प्रॉफिट मैं ही कमा लूं, मेरे को प्रॉफिट बांटना नहीं है। तो उसकी तो जो मेन ड्यूटी है वर्क टुवर्ड्स द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, क्या वो वायलेट हो जाएगी? यस। इसलिए पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि any partner or the partners who have entered into a partnership, people who have entered into the partnership, they should not do a business which is competing with that of the business of the partnership firm। मतलब कि अगर ए बी सी डी मिल के मोबाइल फोन का बिजनेस कर रहे हैं तो इंडिविजुअली ए बी सी और डी को मोबाइल फोन का बिजनेस नहीं करना चाहिए। मतलब पार्टनरशिप एक्ट प्रोहिबिट्स, क्या? पार्टनरशिप एक्ट prohibits doing of competing business by the partners, because moment they do a competing business, what will happen? The bias will come and they will not work towards the greatest common advantage. They will not be just and faithful and they will not render full information to the other partners। Absolutely clear? अभी देखो और एक बात है इसमें, समझो ABCD कौन सा बिजनेस कर रहे हैं? मोबाइल फोन। कौन सा बिजनेस कर रहे हैं? मोबाइल फोन। अगर डी अपना गारमेंट्स का अलग से बिजनेस करे तो कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर डी अलग से अपना गारमेंट का कोई बिजनेस करे तो किसी को प्रॉब्लम है क्या? क्या प्रॉब्लम है? नहीं, बिजनेस तो बिजनेस होता है, बट मोबाइल फोन के सेल या मोबाइल फोन बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी में कुछ इंपैक्ट आया क्या? नहीं। तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि देखो बॉस, कॉम्पिटिंग बिजनेस करना अलाउड नहीं है, बट नॉन कॉम्पिटिंग बिजनेस आप कर सकते, राइट? कॉम्पिटिंग बिजनेस करना अलाउड नहीं है, बट नॉन कॉम्पिटिंग बिजनेस करने से हम आपको नहीं रोकेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज, बट पार्टनरशिप कहां से अराइज होता है? बाय अ कॉन्ट्रैक्ट। उनके बीच के राइट्स एंड ड्यूटीज कहां से अराइज होते हैं? बाय अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टनर्स। इस वजह से अगर पार्टनर्स अपने बीच में अग्रीमेंट कर ले, क्या? अगर पार्टनर्स अपने बीच में अग्रीमेंट कर ले, क्या? कि कॉम्पिटिंग तो करना ही नहीं है, कोई पार्टनर नॉन कॉम्पिटिंग बिजनेस भी नहीं करेगा, राइट? कोई पार्टनर नॉन कॉम्पिटिंग बिजनेस भी नहीं करेगा। इन दैट केस you may not be allowed to do a non-competing business as well। Why? Because सब पार्टनर ने अग्री किया ना, तो आप भी पार्टनर हो, आपने भी अग्री किया ना कि आप नॉन कॉम्पिटिंग बिजनेस नहीं करोगे। इन दैट केस नॉन कॉम्पिटिंग बिजनेस विल बी प्रोहिबिटेड। तो देखो समराइजेशन, ध्यान से सुनो। कैन अ पार्टनर इन अ फर्म डू अ बिजनेस सिमिलर टू द नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म? कैन अ पार्टनर ऑफ अ फर्म do on his individual account a business which is similar to that of the business of the firm? Yes or no? No, because उस business को हम क्या बोलेंगे? Competing business। क्या बोलेंगे? Competing business। तो क्या पार्टनर के द्वारा competing business करना allowed है? नहीं है। अभी can a partner do a business which is not competing with a firm? Can a partner do a business which is not competing with the firm? यस, राइट? पार्टनरशिप एक्ट उसको रोकता नहीं है, राइट? पार्टनरशिप एक्ट उसको रोकता नहीं है, बट अगर वो लोग अग्री कर ले अपने बीच में, एक ऐसा अग्रीमेंट बना ले, ना कॉम्पिटिंग तो करना ही नहीं है और नॉन कॉम्पिटिंग भी नहीं करेंगे, तब क्या रिस्ट्रिक्ट हो सकता है? यस, एब्सोल्युटली क्लियर। कॉम्पिटिंग बिजनेस नॉट अलाउड, नॉन कॉम्पिटिंग बिजनेस अलाउड, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टनर्स। क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टनर्स। मतलब जनरली क्या है? अलाउड है, राइट? जनरली क्या है? अलाउड है, बट इट इज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टनर्स। मतलब अगर पार्टनर्स अपने बीच में ऐसा तय कर लेते हैं कि नॉन कॉम्पिटिंग बिजनेस कोई नहीं करेगा, तो फिर वो करना अलाउड नहीं है। एब्सोल्युटली क्लियर। सो इट सेज notwithstanding anything contained in section 27 of the Indian Contract Act, such contracts may provide that a partner shall not carry on any business other than the business of the firm while he is a partner। मतलब any business other than the business of the firm। मतलब competing तो allowed है ही नहीं, मैंने बोला, non competing भी तुम्हें करना नहीं है। Absolutely clear। और ये जो सेक्शन 27 है ना, इसमें आप लिख सकते हो अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड।
क्या है ये? अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 27, राइट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 27 क्या बोलता है कि अगर कोई अग्रीमेंट बन रहा है जहां पे आप सामने वाले को रोक रहे हो, ध्यान से सुनो, अगर कोई अग्रीमेंट बन रहा है जहां पे आप सामने वाले को रोक रहे हो फ्रॉम डूइंग अ लीगल वैलिड बिजनेस ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन, तो उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट इज एब्सोल्युटली वॉइड। ये बिकॉज एक आदमी का ये हक है, इट्स अ फंडामेंटल राइट कि वो कोई लीगल काम करना चाहे, कोई बिजनेस करना चाहे तो उसको करना अलाउड है। अगर उसको रोकने के लिए आप कोई अग्रीमेंट बनाते हो, वो अग्रीमेंट क्या माना जाएगा? वॉइड। इस तरह की अग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। क्या बोलेंगे? अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। और अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड क्या होती है? वॉइड, राइट। व्हाट इज अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड? वॉइड। मतलब मैंने यार इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि भाई तुम कभी भी सीए की प्रैक्टिस नहीं करोगे। Once you become a CA, you will not practice as a chartered accountant. तो ये बोलते ठीक है सर, आप मेरे को 1 करोड़ रुपए दीजिए, मैं सीए की प्रैक्टिस नहीं करूंगी। मैंने 1 करोड़ रुपए इसको दे दिए, नेक्स्ट डे इसने सीए की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। तो मैं कोर्ट में गया, बोला जज साहब देखो कैसे है, इंटीग्रिटी नाम की चीज ही नहीं है। अभी मेरे से कॉन्ट्रैक्ट किए, 1 करोड़ रुपए ले लिए और नेक्स्ट डे प्रैक्टिस चालू कर दी। विल द कोर्ट प्रोटेक्ट मी? नो। व्हाई? Because the agreement is void. Clear है ना? Because agreement in restraints of trade are void. मतलब 1 करोड़ रुपए भी ले लो और वो काम करना भी शुरू कर दो। The agreement will be treated as void. अभी इसका रेफरेंस यहां पे क्यों पड़ा? Because जब पार्टनर्स अपने बीच में डिसाइड करते हैं, जब पार्टनर्स अपने बीच में अग्री करते हैं कि वो और कोई बिजनेस नहीं करेंगे अदर देन द बिजनेस ऑफ द फर्म, is this clause an agreement in restraint of trade? Is this clause an agreement in restraint of trade? समझो 5 पार्टनर्स हैं, उन्होंने मिलकर अग्री किया कि हम खाली जो पार्टनरशिप का फर्म का बिजनेस है वही करेंगे, किसी पार्टनर को और कोई नेचर का बिजनेस करना अलाउड नहीं है। Is this clause treated in restraint of trade? यस, बिकॉज वहां पे आप एक पार्टनर को एक वैलिड लीगल प्रोफेशन ऑक्यूपेशन करने से रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। तो ये अग्रीमेंट आइडियली क्या माना जाता है? वॉइड। क्या माना जाता है? वॉइड। बट देखो यहाँ पे ये वर्ड है ना, आपको बहुत जगह मिलेगा, नॉट विथस्टैंडिंग। क्या बोला? नॉट विथस्टैंडिंग। पार्टनरशिप एक्ट बोलता है, क्या बोल रहा है कि हमें पता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक सेक्शन है जिसका नंबर है 27। वो सेक्शन बोलता है कि अगर किसी को आप रोकते हो फ्रॉम प्रैक्टिसिंग अ वैलिड ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन और बिजनेस, राइट, उसको आप नहीं रोक सकते हो, उस तरह का अग्रीमेंट क्या माना जाएगा? वॉइड। हम उस सेक्शन को सुपरसीड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सुपरसीड। मतलब उस सेक्शन को हम नजरअंदाज करेंगे। पार्टनर जहां पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, ऑल अग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड आर वॉइड, बट इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट पे सेक्शन 27 अप्लाई नहीं होगा, राइट। इस पर्टिकुलर क्लॉज में, पार्टनरशिप के इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में, इस पर्टिकुलर प्रोविजन पे सेक्शन 27 एप्लीकेबल नहीं होगा। इसलिए उन्होंने क्या बोला? नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 27। मतलब कि जब ये पढ़ो ना, तब सेक्शन 27 को लेट्स से कंसिडर मत करना, राइट। जब ये वाला पैराग्राफ पढ़ोगे, जब ये वाला प्रोविजन पढ़ोगे, सेक्शन 27 से रिलेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम सेक्शन 27 को सुपरसीड कर रहे हैं। एब्सोल्युटली क्लियर। तो अगेन, पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स के जो बिजनेस कर सकते हैं उसको 2 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा? कॉम्पीटिंग, नॉन कॉम्पीटिंग। क्या कॉम्पीटिंग बिजनेस करना अलाउड है? नहीं। नॉन कॉम्पीटिंग बिजनेस करना अलाउड है? यस। रोका जा सकता है? हाँ। कैसे? कैसे? सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स अपने बीच में कॉन्ट्रैक्ट कर ले तो उसको रोका जा सकता है। एब्सोल्युटली क्लियर। तो एक बना लो यहां पे, बिजनेस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दो, राइट। बिजनेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दो।
बोलो कॉम्पीटिंग बिजनेस एंड नॉन कॉम्पीटिंग बिजनेस, ठीक है, दो कैटेगरी में डिवाइड कर लो। ठीक है, कॉम्पिटिंग, ध्यान से सुनो, कॉम्पिटिंग बिजनेस का जनरल रूल क्या बोलता है? नॉट अलाउड। कॉम्पिटिंग बिजनेस का जनरल रूल क्या बोलता है? नॉट अलाउड। बट अगर पार्टनर्स अपने बीच में अग्री कर ले और बोले ठीक है कॉम्पिटिंग बिजनेस तुम कर सकते हो, तब अलाउ हो सकता है। बट ये बहुत ही रेयर होगा कि पार्टनर्स अलाउ करेंगे कि कॉम्पिटिंग बिजनेस करो। इससे इसका एक मेजर जो पार्टनरशिप का ड्यूटी है, वर्किंग टुवर्ड्स कॉमन एडवांटेज, वो वायलेट हो सकता है। बट अगर वो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि हाँ तुम कॉम्पिटिंग बिजनेस भी कर सकते हो, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉन कॉम्पिटिंग बिजनेस जनरल रूल अलाउड, कॉम्पिटिंग बिजनेस जनरल रूल नॉट अलाउड। अलाउ करना है तो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, अलाउ करना है तो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। नॉन कॉम्पिटिंग बिजनेस अलाउड। क्या नॉट अलाउड कर सकते हो? यस, कॉन्ट्रैक्ट बना लो, इट मे नॉट बी अलाउड। क्लियर है? फिर देखो, ये पार्टनरशिप डीड में लिखा रहेगा कि वेदर दे आर अलाउड टू डू कॉम्पिटिंग बिजनेस और नॉट, और वेदर दे कैन डू एनी बिजनेस अदर देन द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म और नॉट। कहां रहेगा? दिस विल बी इन द पार्टनरशिप डीड। अभी देखो, क्या हर एक पार्टनर को कंडक्ट ऑफ बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का हक है? क्यों हक है? कहां से बताया? बिकॉज जब भी हम लॉ में कुछ भी पूछेंगे ना, जब भी कोर्ट में कोई भी आर्ग्यूमेंट होता है ना, तब कौन से बेसिस पे होता है? एक्ट में क्या लिखा हुआ है? कौन से बेसिस पे? एक्ट में कहां पे लिखा हुआ है? तो अगर मैं पूछता हूं कि इज एवरी पार्टनर अलाउड टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, आपका आंसर क्या है? कहां पे लिखा है? कहां पे? पार्टनरशिप एक्ट में सेक्शन 4 डेफिनेशन ही तो बोलता है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो अच्छा, सेक्शन 12 यहीं से पढ़ के मेरे को बता दिया, वाह। सो कंडक्ट ऑफ बिजनेस, तो देखो एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, राइट? एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ये जो इनका राइट है ना, ये कैसा है? को एक्सटेंसिव। कैसा है? को एक्सटेंसिव, राइट? देयर राइट इज को एक्सटेंसिव। ये दोनों साथ में ही पढ़ेंगे, राइट? ये दोनों पॉइंट सेम ही है, ठीक है? जितने वर्ड्स मैंने बोल्ड में मार्क किए हैं ना, वो वर्ड्स शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर, ठीक है? बिकॉज पूरा पूरा तो आप छापने की कैपेसिटी रखते हो कि नहीं मेरे को पता नहीं है। आइडियली तो लर्न करके लिखना चाहिए, बट अगर वैसा नहीं है और अगर ये की वर्ड्स छोड़ोगे तो आंसर तुम्हारा इतना क्वालिटेटिव नहीं बनेगा, राइट? सो एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। मतलब ये राइट कैसा है? को एक्सटेंसिव। कैसा है? को एक्सटेंसिव। इसका मतलब क्या? साथ में एग्जिस्ट करता है। क्या? साथ में एग्जिस्ट करता है। हर एक पार्टनर का ये राइट है कि वो बिजनेस के कंडक्ट में पार्टिसिपेट करे। सेकेंड, attend diligently to his duties, right? Attend diligent to his duties, मतलब वो अपनी ड्यूटीज में नेग्लिजेंट नहीं होना चाहिए, राइट? वो अपनी ड्यूटीज में नेग्लिजेंट नहीं होना चाहिए। डिलीजेंट मतलब सूझबूझ के साथ काम करना, राइट? सूझबूझ के साथ समझदारी से काम करना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको अपनी ड्यूटीज निभानी चाहिए, राइट? तो एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ये राइट कैसा है? को एक्सटेंसिव। राइट कैसा है? को एक्सटेंसिव। उसको अपनी ड्यूटीज कैसे अटेंड करनी है? डिलीजेंटली, राइट? नॉट नेग्लिजेंटली। कैसे? डिलीजेंटली, राइट? अटेंड टू हिज ड्यूटीज डिलीजेंटली। अभी देखो, जब पार्टनर्स होंगे ना, so when there is a group of people, there is always a probability of disagreement, right? There is always a probability of
डिसएग्रीमेंट मतलब शाम को जब घर में टीवी देखना होता है, तो आइडियली टीवी नहीं देखना चाहिए, अगर घर में टीवी देखना होता है तो भी तो डिसएग्रीमेंट हो जाता है ना, किसी को कुछ देखना है, किसी को कुछ देखना है। तो पार्टनरशिप बिजनेस में जब आप इतने सारे बिजनेस डिसीजंस लेते हो तो पार्टनर्स के बीच में डिसएग्रीमेंट होगा क्या? ऑब्वियसली होगा, राइट? तो उस केस में बोला कि अगर किसी नॉर्मल कंडक्ट ऑफ बिजनेस रिलेटेड पार्टनर्स के बीच में डिसएग्रीमेंट होता है, मतलब समझो कि 5 पार्टनर्स है ए बी सी डी एंड ई। अभी अगर इनके बीच में डिसएग्रीमेंट हो रहा है, मतलब वो बोल रहे हैं चाइना से गुड्स इंपोर्ट करने हैं कि नहीं करने, अभी एक बोल रहा है करना है, दूसरा बोल रहा है नहीं करना है। अभी ये कंक्लूजन कैसे निकले? कंक्लूजन तो निकलना होगा ना, तो बोला वहां पे मेजॉरिटी रूल अप्लाई करेगा। अगर ऑर्डिनरी मैटर है, कैसा मैटर है? ऑर्डिनरी मैटर, मतलब रोज का कुछ डिसीजन मेकिंग का काम है, एक ऑर्डिनरी बिजनेस का पार्ट है, और वहां पे अगर वो डिसएग्रीमेंट हो रहा है तो 5 में से कितने अग्री करने चाहिए? 3। अगर 3 अग्री कर रहे हैं, अगर 2 अग्री नहीं कर रहे हैं, तो जो अग्री कर रहा है उसके तरफ डिसीजन जाएगा। तो एनी ऑर्डिनरी मैटर हाउ विल इट बी डिसाइडेड? एनी ऑर्डिनरी मैटर हाउ विल इट बी डिसाइडेड? मेजॉरिटी। बट अभी देखो इनका कौन सा बिजनेस था? मोबाइल फोन का। ध्यान देना, इनका कौन सा बिजनेस था? मोबाइल फोन का। तो इन्होंने जो अग्रीमेंट किया था ना साथ में मिलके काम करने का, वो किस पर्पस से किया था? मोबाइल फोन, राइट? किस पर्पस से? मोबाइल फोन का बिजनेस करेंगे। अभी देखो इनको गारमेंट्स का बिजनेस करना है। कौन सा? गारमेंट्स का। अभी भी पार्टनर कितने हैं? ए बी सी डी ई। ए आप हाँ, बी डी ई ना बोल रहे हैं, ठीक है? 4 जन क्या बोल रहे हैं? हाँ गारमेंट का भी बिजनेस करेंगे। ई क्या बोल रहे हैं? नहीं, गारमेंट का बिजनेस नहीं करना। क्या डिसाइड होना चाहिए? क्यों नहीं करना है? मेजॉरिटी तो बोल रहा है कर रहा है। हाँ, ऑर्डिनरी मैटर नहीं है ये। क्या है? चेंज इन द नेचर ऑफ द बिजनेस। बिकॉज ई बोलेगा ठीक है यार, तुमको गारमेंट्स का करना है, तुम 4 जन मिलके एक पार्टनरशिप फॉर्म कर लो, मेरे को गारमेंट का करना नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ क्यों पार्टनरशिप की है? मोबाइल फोन के लिए, राइट? अगर आप बिजनेस का नेचर चेंज कर रहे हो, राइट, देन ऑल दी पार्टनर्स शुड अग्री। एब्सोल्युटली क्लियर। ऑर्डिनरी मैटर कैसे डिसाइड होगा? ऑर्डिनरी, यार बोलो नहीं तो याद नहीं रहेगा, फिर फेल हो गए। ऑर्डिनरी मैटर कैसे डिसाइड होगा? मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स। चेंज इन नेचर ऑफ द बिजनेस है तो कैसे डिसाइड होगा? कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड। बिकॉज इन सब के ऊपर केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस आएंगे कि एक ऑर्डिनरी मैटर है, पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो गया, अभी डिसीजन लेना है, कैसे डिसाइड करेंगे? मेजॉरिटी। धंधे का नेचर ही चेंज करना है, मोबाइल फोन तो कर रहे हैं, अब गारमेंट्स का भी धंधा करना है, कैसे करेंगे? कंसेंट। अगर मेजॉरिटी अग्री कर रहा है तो चलेगा क्या? एब्सोल्युटली क्लियर, राइट? तो अगर ऑर्डिनरी मैटर है किस तरह से डिसाइड होगा? मेजॉरिटी रूल। धंधे का नेचर ही चेंज कर देना है, क्या चाहिए? कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। क्या चाहिए? कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। जब तक सारे पार्टनर्स का कंसेंट नहीं है तब तक नहीं चलेगा। हाँ, अच्छा चलो गुड। अभी आई एम टेलिंग व्हाट शी इज ट्राइंग टू आस्क। ये बोल रही है कि सर 5 नहीं, मेरे को तो 4 ही पार्टनर चलेंगे। अभी टॉस कर लेंगे और क्या। ऐसी मेजॉरिटी हैज टू अग्री। अगर ये 50-50 होता है दे कैन नॉट गो अहेड। नहीं, प्रैक्टिकली बोल रहा हूं कि कुछ बोल रहे हैं चाइना से खरीदना है, कुछ बोल रहे हैं नहीं खरीदना है। अगर खरीदना है तो क्या चाहिए? मेजॉरिटी चाहिए। मेजॉरिटी हुआ क्या? नहीं। तो मेजॉरिटी होना पड़ेगा। जब तक मेजॉरिटी नहीं होगा द डिसीजन कैन नॉट बी टेकन। मतलब टॉस किया ना तो ना हेड ना टेल, ऐसे सीधा रह गया। शोले पिक्चर में हुआ था ना, वैसा देखा है तुम लोगों ने? तो फिर वैसा होगा तो कुछ नहीं कर सकेंगे, ठीक है? अभी देखो नेक्स्ट क्या है ना कि भाई एज अ पार्टनर क्या तुम्हारे पास हक है क्या कि तुम बिजनेस के कंडक्ट में पार्टिसिपेट करो? यस, हर एक पार्टनर के पास ये हक है कि वो बिजनेस के कंडक्ट में पार्टिसिपेट करे। ये राइट कैसा है? को एक्सटेंसिव। कैसा है?
coextensive. Every partner has a right to take part in the conduct of the business. बट देखो ना क्या हो रहा है ना, यहाँ पे A, B, C, D, E 4 पार्टनर है. अभी ये लोग है ना अच्छे फ्रेंड है. कैसे है? अच्छे फ्रेंड. ई को हमेशा अकेला कर देते हैं. ई को कभी ऑफिस आता तो बोलता है तू क्यों आया, चल जा घर. मतलब उसको बिजनेस के कंडक्ट में पार्टिसिपेट करने नहीं देते हैं. तो अभी बेचारा ई क्या करे, जज साहब के पास जाएगा. कहां पे जाएगा? कोर्ट में जाएगा. कोर्ट में जैसे समझो कि क्लासरूम में होता था ना जब बच्चे थे तब, कि 4-5 जन मिलके अगर तुम्हें परेशान कर रहे तो तुम किसके पास जाते थे? टीचर के पास. टीचर देखो परेशान कर रहे हैं, उनको रोको. व्हाट विल यू टेल हिम? रोको. बोलते थे ना, टीचर प्लीज टेल देम नॉट टू डिस्टर्ब मी. बचपन में भी तुम इंजंक्शन ऑर्डर चाह रहे थे. क्या चाह रहे थे? इंजंक्शन ऑर्डर. तब पता नहीं था, बट व्हाट वर यू आस्किंग फॉर? इंजंक्शन ऑर्डर. इंजंक्शन ऑर्डर मतलब क्या, कि तुम चाह रहे थे कि कोई अथॉरिटी इंटरफेयर करे और जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है उसको रोके. तो उस ऑर्डर को क्या बोलेंगे? इंजंक्शन. मतलब तुमको और किसी का दखल चाहिए और वो दखल के द्वारा जो गलत तरीके से काम कर रहा है उसको रोका जाए. तो अभी पार्टनरशिप में तो कोई टीचर नहीं है ना, तो आप जुडिशरी के पास जाओगे. किसके पास जाओगे? कोर्ट में जाओगे. कोर्ट में जाके कोर्ट को क्या रिक्वेस्ट करोगे? इंजंक्शन ऑर्डर पास करे. क्या पास करे? इंजंक्शन ऑर्डर. मतलब रिस्ट्रिक्टिंग द अदर पार्टनर्स in behaving in a manner which will exclude you from taking part in the conduct of the business. Clear है? तो देखो क्या बोल रहे हैं, in case management power of a particular partner is inferred with. मतलब मेरे को राइट है पार्टिसिपेट करने में, धंधे मैनेज करने में, बट दूसरे लोग मेरे को लेट्स से रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं. And he has been wrongfully precluded. Precluded मतलब excluded, left out. Like precluded मतलब excluded, left out from participating therein. The court can and will by injunction. क्या करेगा? इंजंक्शन ऑर्डर पास करेगा, इंटरफेयर करेगा उनके बीच में. Restrain the other partners for doing so. Right? Restrain the other partners from doing so. बट आपको बहुत परेशान कर दिया. राइट? आपको बहुत परेशान कर दिया. तब किसके पास जाओगे? सीधा एकदम ट्रस्टी के पास चले जाओगे. राइट? बोलोगे कि स्कूल बंद कराओ, मेरे को परेशान कर रहे, स्कूल ही बंद करो. तो अगर बहुत ज्यादा बदमाशी बढ़ गई ना तो तुम कोर्ट में जाओगे. क्या करोगे? सूट फॉर डिसोल्यूशन. क्या करोगे? सूट फॉर डिसोल्यूशन. बोला कि भाई अब इनके साथ रहना मेरा पॉसिबल नहीं है, बार बार ये लोग मेरे को परेशान कर रहे हैं, मेरे को बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहे हैं. क्या करेंगे? स्कूल बंद. राइट? पार्टनरशिप को करो डिसॉल्व. और अ सूट फॉर अकाउंट्स विदाउट सीकिंग डिसोल्यूशन. मतलब प्रिंसिपल को बोले सर प्लीज मेरा सेक्शन चेंज कर दो. राइट? मेरा सेक्शन चेंज कर दो, स्कूल बंद करने की जरूरत नहीं है. राइट? सो सूट फॉर अकाउंट्स मतलब बोलेगा कि भाई बिजनेस के क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या सिचुएशन है, वो हमें बताओ. आई डोंट वांट टू क्लेम डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. क्लियर है? बट देखो हमने क्या बोला कि जनरली पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है कि हर एक पार्टनर के पास ये राइट है कि वो बिजनेस के कंडक्ट में पार्टिसिपेट करें. बट देखो हुआ क्या ना, ये जो 5 पार्टनर थे ए बी सी एंड डी, इसमें से इन्होंने एक अग्रीमेंट बनाया. क्या बनाया? अग्रीमेंट. इस अग्रीमेंट को क्या बोलेंगे? पीडी, पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड में उन्होंने अग्री किया कि एक्टिव पार्टनर्स विल बी ए एंड बी, स्लीपिंग पार्टनर्स विल बी सी एंड डी. और सबने साइन किया अपना यहां पे. राइट? इस पार्टनरशिप डीड को. फिर एक दिन अचानक सी उठ के बोलता है यार तुम लोग तो मेरे को बिजनेस के कंडक्ट में पार्टिसिपेट ही नहीं करने दे रहे हो. पार्टनरशिप एक्ट तो बोलता है कि मेरा हक है बिजनेस में पार्टिसिपेट करने में. क्या कोई सुनेगा उसकी बात? क्यों नहीं सुनेगा? बिकॉज बाय agreement the right to conduct the business have been entrusted to certain partners. तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है देखो हमने तो तुम सबको राइट दिया. पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है?
हमने तो सारे पार्टनर्स को राइट दिया कि वो बिजनेस के कंडक्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट अगर तुम चाहो, कौन चाहेगा? पार्टनर्स। अगर तुम चाहो तो अग्रीमेंट के द्वारा अग्री कर सकते हो कि कौन एक्टिव रहेगा, मतलब कौन बिजनेस के कंडक्ट में पार्टिसिपेट करेगा और कौन स्लीपिंग रहेगा, मतलब बिजनेस के कंडक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। फिर स्लीपिंग पार्टनर नींद से जाग के कंप्लेन करने लगेगा, भाई मेरे को रोक रहे हैं, चलेगा क्या? नहीं। तो यहां पे the above mentioned provision of law will be applicable only if there is no contract to the contrary between the partners, right? There is no contract to the contrary between the partners. मतलब अगर ये वाला कॉन्ट्रैक्ट है, राइट, अगर ये वाला कॉन्ट्रैक्ट है तो कोर्ट इंटरफेयर करेगा क्या? कोर्ट तो सी को बोलेगा ना, पागल हो क्या, अभी उठ के आ गए यहाँ पे, तुमने ही तो अग्रीमेंट में लिखा कि तुम स्लीपिंग पार्टनर हो, तुम बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, तो अभी क्यों कंप्लेन कर रहे हो, राइट? It is quite common to find a term in partnership agreement which gives only limited power of management to a partner, or term that the management of the partnership will remain with one or more, right? With one or more of the partner excluding others. Clear है? तो बिजनेस कौन संभालेगा? ए और बी। क्या सी और डी बिजनेस संभालेंगे? नहीं। इन सच केस कोर्ट विल नॉर्मली बी अनविलिंग, राइट? कोर्ट क्या रहेगा? अनविलिंग, कि भाई डिसाइड तो तुमने ही किया ना, तुमने ही डिसाइड किया, फिर तुम आके बोलते हो कि मेरे को ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा, राइट? द कोर्ट विल नॉर्मली बी अनविलिंग टू इंटरपोज विद द मैनेजमेंट ऑफ सच पार्टनर और पार्टनर्स अनलेस, ध्यान दो, unless it is clearly made out that something was done illegally or in breach of trust reposed in such partner. हाँ, अगर सी या डी उठ के ऐसा बोलता है कि भाई हमने ए और बी को एक्टिव पार्टनर तो बनाया, बट ए और बी कुछ गोलमाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? गोलमाल कर रहे हैं, इस वजह से अब हमें भी बिजनेस के कंडक्ट में पार्टिसिपेट करने देना चाहिए, देन द कोर्ट माइट लिसन। आप एविडेंस प्रोवाइड करोगे, उसके बेसिस पे हो सकता है कि आपके प्ले के ऊपर जो कोर्ट है वो रिस्पॉन्ड करे। एब्सोल्युटली क्लियर? तो देखो ये पूरा क्लॉज एक बार हम लोग रिकैप करते हैं। हमने क्या बोला सबसे पहले कि राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। हमने क्या बोला? एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। सच राइट ऑफ अ पार्टनर इज को एक्सटेंसिव। एवरी पार्टनर शुड अटेंड टू हिज ड्यूटीज diligently, right? Every partner should attend to his duties diligently. In case there is a difference in relation to ordinary matter, right? In case there is a difference in relation to ordinary matter, कैसे decide होगा? Majority rule. कैसे decide होगा? Majority rule. If there is a change in the nature of the business, consent of all the partners is required, right? Consent of all the partners is required. What will happen if a partner is wrongfully precluded from taking part in the misconduct of the business of the firm? He may ask the court to interfere. The court will pass an injunction order. Court क्या करेगा? Will pass an injunction order restricting other partners to behave in such a manner. Absolutely clear? What is the other remedy which is available to the partner? Suit for dissolution, suit for account without dissolution, suit for dissolution, suit for account without dissolution. But there are circumstances in which the partners may decide among themselves. There are circumstances in which the partners may decide among themselves that the management of the business will rest with certain partners. मतलब there will be certain partners which will be active partners and the other partners will be sleeping partners. In that case, court will be unwilling, right? In that case, court will be unwilling to interfere unless, right? Unwilling to interfere unless the partner can show that something is done wrongfully, right? Unless the partner can show that something is done wrongfully, right? Or in breach of trust. तब उस केस में कोर्ट इंटरफेयर करेगा। क्लियर है? अभी देखो एक बात बताओ ना, तुम्हारे घर में कोई बहुत बड़ा डिसीजन अगर लेते हैं,
तो तुम्हें पूछे बिना ही ले ले, सब कुछ हो गया, तुम्हें बताया ही नहीं, तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? झगड़ा करोगे ना कि मेरी तो वैल्यू ही नहीं है, मेरे को कोई पूछता ही नहीं है, मेरे को कंसिडर ही नहीं करते हो। तो देखो पार्टनरशिप में भी ऐसा ही है, अगर ए बी सी डी ई 4-5 पार्टनर है ना, अगर 2-3 जन मिलके कुछ डिसीजन ले ले बड़ा और दूसरे को ना पूछे, दूसरे को अच्छा लगेगा क्या? नहीं, फिर तो उनके बीच में क्या होगा ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग और वो सब क्रिएट होने लगेगा। इसलिए पार्टनरशिप एक्ट बोलता है एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू बी कंसल्टेड। क्या बोला? एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू बी कंसल्टेड। ये एक तरह से रिपीट ही है, राइट? एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू बी कंसल्टेड। कोई डिफरेंस है, कैसे डिटरमाइन होगा? मेजॉरिटी रूल, राइट? कोई डिफरेंस है, कैसे डिसाइड होगा? मेजॉरिटी रूल। नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करना है, क्या चाहिए? कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, राइट? नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करना है, क्या चाहिए? कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, ठीक है? फिर राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब आप पार्टनर हो, पार्टनरशिप का बिजनेस चल रहा है, तो क्या आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने का राइट होना चाहिए? अगर बुक्स ऑफ अकाउंट से कोई डिटेल चाहिए तो तुम्हें मिलनी चाहिए। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कुछ कॉपीज तुम्हें करनी है तो करनी अलाउड होनी चाहिए। यस, ये सारा तुमको अलाउड होगा। बट अगर तुम ऐसा करना चाहते हो ना कि बुक्स से कॉपी करके किसी कॉम्पिटिटर को इंफॉर्मेशन पास करना चाहते हो, तब तुमको अलाउ करेंगे क्या? नहीं। तो तुम्हें बुक्स देखना है, देखो, एक्सेस करो, इंस्पेक्ट करो, कॉपी करो। 3 वर्ड याद रखने, क्या? एक्सेस करो, इंस्पेक्ट करो, कॉपी करो। एक्सेस मतलब यू कैन सी दी बुक्स ऑफ अकाउंट, इंस्पेक्ट मतलब यू कैन चेक दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कॉपी मतलब यू कैन डू अ फोटो कॉपी ऑफ दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पर only when you are exercising such right in good faith, right? Only when you are exercising such right in good faith, मतलब बोनाफाइड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बोनाफाइड। 2 टर्म है, बोनाफाइड एंड मेलाफाइड, राइट? बोनाफाइड एंड मेलाफाइड। बोनाफाइड मतलब अच्छा, मेलाफाइड मतलब बुरा। अगर तुम्हारे इंटेंशन मेलाफाइड है तब तुमको ये राइट नहीं दिया जाएगा। अगर तुम्हारा इंटेंशन अच्छा है, मतलब क्या है? बोनाफाइड, तभी तुमको ये राइट दिया जाएगा। तो 3 वर्ड कौन से याद रखेंगे? एक्सेस, इंस्पेक्ट, कॉपी, राइट? क्या होगा? एक्सेस, इंस्पेक्ट, कॉपी। एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म व्हाट यू कैन डू? एक्सेस, इंस्पेक्ट एंड कॉपी, ठीक है? बट ये जो राइट है वो कब एक्सरसाइज करने मिलेगा? व्हेन योर इंटेंशन इज बोनाफाइड, राइट? व्हेन योर इंटेंशन इज बोनाफाइड। क्लियर है? तो एक बार फटाफट ये रिकैप करते हैं पूरा पोर्शन, फिर नेक्स्ट सेगमेंट पे चलेंगे। देखो, तुम्हारी एक पार्टनर की जनरल राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है, राइट? पार्टनर आर बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस to the greatest common advantage, be just and faithful and render true account and full information of things affecting the business of the partnership firm. फिर हमने बोला कि राइट टू बी इंडेमनिफाइड, मतलब क्या? कि किसी एक पार्टनर के फ्रॉडुलेंट या मिसकंडक्ट या नेग्लिजेंट एक्ट के द्वारा अगर पार्टनरशिप फर्म को कोई लॉस होता है तो फिर बाकी पार्टनर्स के पास ये राइट है कि उस पार्टनर से इंडेमनिफिकेशन मांगे। इंडेमनिफाई करना मतलब मेकिंग गुड लॉस सफर्ड बाय द अदर। फिर हमने यहां पे बोला नेक्स्ट कि भाई पार्टनरशिप के बीच के जो राइट ड्यूटी सारा कुछ है वो कहां से जन्म लेगा? फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टनर्स। ये कॉन्ट्रैक्ट वो जैसा चाहे वैसा डिजाइन कर सकते हैं। जनरली क्या पार्टनर्स को कॉम्पिटिंग बिजनेस करना अलाउड है? नहीं। नॉन कॉम्पिटिंग बिजनेस करना अलाउड है? यस। बट क्या उसका ये राइट, कौन सा राइट? राइट टू डू नॉन कॉम्पिटिंग बिजनेस रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। क्या एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड वैलिड होता है? नहीं। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड कैसा होता है? वॉइड। कहां पे लिखा हुआ है? सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बट ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये सेक्शन यहाँ अप्लाई करेगा क्या? नहीं। ये जो प्रोविजन है क्या करता है? सुपरसीड करता है। बोलते हैं नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 27। मतलब अगर पार्टनर्स अपने बीच में अग्री करते हैं कि वो और कोई बिजनेस नहीं करेंगे, राइट? वो अगर पार्टनर्स अपने बीच में अग्री करते हैं कि वो और कोई बिजनेस नहीं करेंगे अदर देन द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, they are making an agreement in restraint of trade, but still it will be considered as
वैलिड बिकॉज सेक्शन 27 को उन्होंने सुपरसीड किया है। फिर हमने देखा कि भाई एवरी पार्टनर हैज राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, दिस राइट इज को एक्सटेंसिव, दे हैव टू अटेंड टू देयर ड्यूटीज diligently, right? If there is any difference in opinion in relation to ordinary matters, it should be decided by majority of the partners. But if a decision relating to change in nature of business arises, it should be sorted out by the consent of all the partners. ठीक है? There might be, if a partner is wrongfully excluded from taking part in the conduct of the business, then he has 3 remedies. क्या? Injunction order restricting other partners to behave in such a manner, suit for dissolution, suit for account without dissolution. But there may be an agreement where the management responsibility of the business is entrusted to certain partners. In that case, the court will not respond to people who are treated as sleeping partners unless they can prove that something is done in a wrongful manner or in breach of trust. फिर हमने देखा कि एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू बी कंसल्टेड, ये रिपीटेशन है। जो ऑर्डिनरी मेथड है कैसे डिसाइड होगा? मेजॉरिटी रूल के द्वारा, चेंज इन नेचर, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए क्या 3 वर्ड याद रखने हैं? एक्सेस, इंस्पेक्ट, कॉपी। किस मैनर में? बोनाफाइड मैनर में, राइट? यू हैव टू डू इट इन बोनाफाइड मैनर।